ओके सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू द एमपीएस मैट्रिक्स। आज हम देखने वाले हैं एमपीएस 001 का कंप्लीट रिवीजन नहीं, बेसिकली क्या होगा इसमें हमने जो PYQs है जो लास्ट से 4 साल के 5 साल के हैं वो सारे एनालाइज करके कुछ 8 ऐसे मेजर टॉपिक्स निकाले जिसके अंदर से क्वेश्चन एटलीस्ट 2 बार रिपीट हो ही रहे हैं। ठीक है, तो मैं इस वीडियो में आपको वही टॉपिक्स जो है उनका रिवीजन कराने वाला हूँ और एंड तक ज़रूर रुकना, क्योंकि एंड में आज हमको डिफरेंट ट्राई करने वाले हैं। देखते हैं उससे कुछ फ़ायदा होता है फिर नहीं होता है। ठीक है, तो शुरू करते हैं वीडियो को। सबसे पहला क्वेश्चन जो आता है पेपर में वो है पॉलिटिकल थ्योरी। ठीक है, अब देखो मैंने यहाँ पे तीनों PYQs लिख रखे हैं, 3 टाइप के PYQs आए हैं, मतलब 4 क्वेश्चन आए पिछले 4 साल में, जिसमें से एक क्वेश्चन है व्हाट इज़ पॉलिटिकल थ्योरी, एक क्वेश्चन है व्हाट इज़ मॉडर्न पॉलिटिकल थ्योरी और एक क्वेश्चन है डिफरेंस बिटवीन थ्योरी फिलोसफी एंड साइंस, मतलब पॉलिटिकल फिलोसफी थ्योरी एंड साइंस। ठीक है, तो अब ऐसे क्वेश्चन में क्या करना होता है। ठीक है, मुझे ऐसा फील हुआ कि MPS 003 का जो आप पेपर दे के आए होंगे उसके बाद उनमें लिखने के लिए आपको स्ट्रक्चरिंग थोड़ी हो सकता है डिफ़िकल्टी आई हो, तो मैं आज आपको पहले क्वेश्चन में स्ट्रक्चरिंग बता दूँ और आपको कैसे करनी होती है क्वेश्चन की। ठीक है, सबसे पहली चीज़ आपको एक टॉपिक के बारे में जितना कुछ भी आता है ना, आप आंसर में उतना सब कुछ लिख के आना। मान लो ये 4 पेज है आपके पास, आपको 4 से 5 पेज का आंसर लिखना होता है। ठीक है, और पहला क्वेश्चन है व्हाट इज़ पॉलिटिकल थ्योरी। अब पॉलिटिकल थ्योरी क्या होती है मान लो आपको पता भी है। ठीक है, क्या पता है कि पॉलिटिकल थ्योरी द सिस्टमेटिक स्टडी ऑफ स्टेट पब्लिक इंस्टीट्यूशन गवर्निंग पॉलिटिकल लाइफ, जैसे कि जस्टिस, लिबर्टी, पावर और ये सारी चीज़ें कि एम्पेरिकल, नॉर्मेटिव, ये सब आपको पता होगा, है ना। अब क्या होता था एम्पेरिकल नॉर्मेटिव? एम्पेरिकल होता है जहाँ पे हम डेटा ड्रिवन अप्रोच यूज़ करते थे। नॉर्मेटिव में क्या होता है जहाँ पे हम आइडियलिस्ट अप्रोच यूज़ करते थे। पॉलिटिकल थ्योरी क्या हो गया जहाँ पर हम बाकी सारी चीज़ों को पढ़ रहे हैं, डिसीजन मेकिंग बॉडीज़ को पढ़ रहे हैं, जिसमें हम एक तरीके से प्रिडिक्ट कर रहे हैं कि आगे क्या होने वाला है। ठीक है, प्रेडिक्ट एंड गाइड कर रहे हैं। अब आपको इतनी चीज़ अगर पता है तो आप क्या एक्सपेंड कर सकते हो इस चीज़ को? आप नहीं कर सकते एक्सपेंड, है ना। 4 पेज तक आप कैसे लिख के आओगे 400 वर्ड्स? तो आंसर कैसे लिखना होता है देखो, सबसे पहले आप इंट्रो में लिखोगे एवोल्यूशन के बारे में कि पॉलिटिकल थ्योरी इवॉल्व कैसे हुई। तो आप लिखोगे कि पॉलिटिकल थ्योरी हैज़ इवॉल्व फ्रॉम बीइंग क्लासिकल टू मॉडर्न टू कंटेम्प्रेरी पॉलिटिकल थ्योरी, ये सारी चीज़ें। फिर आप आएंगे थ्योरी को डिफाइन करने में। ठीक है, फिर आप थ्योरी को डिफाइन करेंगे। थ्योरी हमने बताया था कि क्या होता है, रेदर देन एक्सप्लेनिंग व्हाट, पॉलिटिकल थ्योरी डिस्क्राइब करती है हाउ एंड व्हेन, हाउ एंड व्हाई, है ना। तो ये आप लिखोगे कि थ्योरी क्या होती है, फिर आप एक्सप्लेन करोगे, फिर फाइनली एक्सप्लेन करने पाओगे पॉलिटिकल थ्योरी क्या होती है। ठीक है, फिर आप पॉलिटिकल थ्योरी एक्सप्लेन करोगे, उसका एक आध एग्जांपल दोगे कि जस्टिस हो गया, इक्वालिटी हो गई, ये सारी चीज़ें हो गई। ठीक है, अगली चीज़ आप अगले क्वेश्चन के ऊपर जब आएंगे, अगले क्वेश्चन मतलब अगले पेज के ऊपर जब आएंगे तो ऊपर हेडिंग डालेंगे पॉलिटिकल थ्योरी एज पॉलिटिकल फिलोसफी, कि पॉलिटिकल फिलोसफी क्यों नहीं है। फिर आप यहाँ पे एक्सप्लेन करोगे पहले फिलोसफी को, फिलोसफी क्या होती है, एक लाइट हाउस होती है ना, एक आइडिया होता है। फिर आप बताएंगे पॉलिटिकल फिलोसफी क्या होगी, उस हिसाब से ये पॉलिटिकल फिलोसफी फिर पास एक आइडिया हो जाएगा। बट पॉलिटिकल फिलोसफी क्या एक सिर्फ आइडिया रह सकता है कभी? पॉलिटिकल थ्योरी जो है तो नहीं रह सकता, है ना। तो फिर आप एक एग्जांपल देके बताएंगे कि पॉलिटिकल थ्योरी के एक जो है वो प्रैक्टिकल कैसे हो सकता है। जैसे कि आप बताएंगे कि इक्वालिटी अगर है और हम उसके लिए इम्प्लीमेंट करने के लिए अगर अफर्मेटिव एक्शन नहीं ले रहे तो फिर इक्वालिटी का कॉन्सेप्ट जो है वो एक तरीके फिलोसफी हो गया बस, है ना। और वो एग्जिस्ट क्या मतलब हो ना हो उसमें क्या ही फ़र्क पड़ता है। फिर अगला आप लिखेंगे पॉलिटिकल हिस्ट्री, फिर आप एक्सप्लेन यही सारी चीज़ें करेंगे। पहले हिस्ट्री क्या होती है, फिर आप लिखेंगे कि पॉलिटिकल हिस्ट्री क्या होती है, फिर आप एक्सप्लेन करेंगे कि पॉलिटिकल हिस्ट्री पॉलिटिकल थ्योरी क्यों नहीं हो सकती, क्योंकि हिस्ट्री जो है वो कभी रिपीट नहीं होती। जैसे कि हमने देखा कि बांग्लादेश में स्टूडेंट्स का प्रोटेस्ट हुआ और नेपाल में जो हुआ जयंती का प्रोटेस्ट हुआ, है ना। तो ये सारी जो चीज़ें किस चीज़ को शो कर रही है, ये एक तरीके से पॉलिटिकल थ्योरी को रिकरेंस शो कर रही है रेदर देन हिस्ट्री, है ना। बांग्लादेश में फिर से थोड़ी वो प्रोटेस्ट हो गया है, दूसरी जगह पे सिमिलर प्रोटेस्ट हुआ सिमिलर रीज़न की वजह से, है ना। तो जो सिमिलैरिटीज़ है इनकी वजह से आप एग्जांपल लिख सकते हैं, पॉलिटिकल थ्योरी जो है वो रिपीट हो सकती है। ठीक है, ऐसे ही आप लास्ट में लिखेंगे पॉलिटिकल साइंस के लिए कि पॉलिटिकल साइंस जो है वो यूनिवर्सल रहती है, सेम रहती है, ये सारी चीज़ें। और लास्ट में आप लिख देंगे, मान लो आपका यहाँ पे ये पेज भर गया। ठीक है, आप अगला पेज उठाएंगे और उसके शुरू में मान लो 4-5 लाइन का अपना कंक्लूजन लिखा, ख़त्म आंसर। तो इसी के साथ वैसे हमारा पॉलिटिकल थ्योरी भी कंक्लूड हो जाता है, क्योंकि सब कुछ आपको समझ आ गया। चलो मॉडर्न पॉलिटिकल थ्योरी रह गया। मॉडर्न पॉलिटिकल थ्योरी क्या था हमने देखा था। इस टाइम पे क्या हुआ, रिलीजन जो था वो स्टेट की इक्वल आ चुका था, है ना। क्यों आ चुका था? क्योंकि यहाँ पे साइंस का डोमिनेंस बढ़ चुका था। ठीक है, अब खुद सोच के देखो, चलो अगर एक वर्ल्ड है जहाँ पर साइंस का डोमिनेंस काफ़ी बढ़ चुका है, ठीक है, तो अब साइंस का डोमिनेंस बढ़ने की वजह से क्या लोग ऐसे आइडियाज़ के ऊपर बिलीव करेंगे कि चर्च कुछ बोलता है कि अर्थ को क्यों आता है क्योंकि अर्थ फ्लैट है, या फिर यहाँ पे मौसम चेंज ही होता है क्योंकि अर्थ फ्लैट है, फिर ऐसे तो कुछ भी चीज़ें।
तो ये सारी चीज़ें फिर नहीं चलेगी ना। तो उस टाइम पे क्या चलना शुरू होगा कि लोग सोचेंगे कि यार हमको प्रूव करके दिखाओ ये चीज़ें। तो इसको बोलते हैं एम्पेरिकल पॉलिटिकल थ्योरी, ठीक है। ये इवॉल्व करके आते हैं एम्पेरिकल पॉलिटिकल थ्योरी, जिसमें हम डेटा ड्रिवन यूज़ करते हैं। तो यही था मॉडर्न पॉलिटिकल थ्योरी, जहाँ पर रिलीजन जो था स्टेट की इक्वल आ चुका था और बल्कि नीचे ही जा रहा था, इससे स्टेट से नीचे जा रहा था, और जिसकी वजह से जो साइंस का डोमिनेंस है, मतलब साइंस का डोमिनेंस बढ़ रहा है, इसकी वजह से वो नीचे जा रहा था। और यहाँ पर हम इसलिए एम्पेरिकल पॉलिटिकल थ्योरी देखते हैं। अब इसको भी आप इन्हीं तरीके से पूरा एक्सपेंड कर सकते हैं। आपको लिख के आना पड़ेगा, क्लासिकल का भी मतलब लिख के आना पड़ेगा, मॉडर्न का भी और कंटेम्प्रेरी का भी। तो आई होप आपको आंसर लिखना आ गया होगा। ये शुरू के 5-6 मिनट जो मैंने लिए, ये आपको एक बार आंसर लिखना सिखाने के लिए लिए, ठीक है। अब हर क्वेश्चन में मैं ऐसे इतना डेप्थ में नहीं जाने वाला, अब हम आगे रिवीजन ही करेंगे। तो थ्योरी का मैंने बताया, डिस्क्राइब करते हैं हम वर्ड, डिस्क्राइब करते हैं हम वाई एंड हाउ रेदर देन जस्ट डिस्क्राइबिंग वर्ड, ठीक है। फिर हमने कोर पिलर्स 3 देख लिया कि हिस्ट्री क्यों नहीं है, फिलोसफी क्यों नहीं है और साइंस क्यों नहीं है। अगला हम देखते हैं लिबरलिज्म। देखो लिबरलिज्म के ऊपर 3 क्वेश्चन आ रहे हैं। व्हाट इज़ लिबरलिज्म, राइट एंड नोट ऑन लिबरल डेमोक्रेटिक स्टेट, इलेबोरेट अपॉन ईदर पॉजिटिव और नेगेटिव लिबर्टी, ठीक है। अब लिबरलिज्म के ऊपर अगर क्वेश्चन आता है, आपको लिबरलिज्म का मतलब अब तो अच्छे से समझ आ गया होगा। लिबरलिज्म का मतलब होता है आपको फ्रीडम देना, जिससे आप डेवलप कर पाए अपने आप को पूरे तरीके से, ठीक है। जैसे कि एडवोकेटिंग, जैसे लिबरलिज्म जो है वो एडवोकेट करता है आपके नेचुरल राइट्स के लिए, लिबर्टी के लिए, रूल ऑफ लॉ, लिमिटेड स्टेट इंटरफेरेंस। लिमिटेड स्टेट इंटरफेरेंस हम किस में देखते हैं, हम पूरे लिबरलिज्म में देखते हैं, दोनों टाइप के लिबरलिज्म में देखते हैं। जैसे कि अब हमने 4 टाइप के लिबरलिज्म भी देखे थे, जैसे कि क्लासिकल लिबरल, मॉडर्न लिबरल, न्यू लिबरल और सोशल लिबरल, ठीक है। अब हमने क्या क्या देखा था इसके अंदर, एक सेकेंड। हाँ, हमने क्लासिकल लिबरल में देखा था कि जॉन लॉक कहते हैं कि हमारे पास जो स्टेट है वो मिनिमम इंटरवेंशन करनी चाहिए। जैसे कि अगर कोई एक्सप्लॉइट हो रहा है तो उसको होने दो, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे हमने नेगेटिव लिबर्टी वाला कॉन्सेप्ट देखा था, एक तरीके से यहाँ पर नेगेटिव लिबर्टी वाला कॉन्सेप्ट आता है, जिसको मैंने बताया था नाइट वॉचमैन स्टेट बोलते हैं, ठीक है। सेकंड चीज़ हम देखते हैं मॉडर्न लिबरल। इसमें क्या था, हम थोड़ा सोशलिस्ट टाइप में जाते हैं, जिसमें ये लोग कहते हैं कि जैसे अगर कोई एक्सप्लॉइट हो रहा है तो गवर्नमेंट को इंटरवीन करना चाहिए, ठीक है। और ऐसे करके जो चीज़ें थी। अगला हम देखते हैं न्यू लिबरल। ये कब आता है, ये आता है हमारा 1990s के टाइम पर, जब हमारा जो WTO है वो फॉर्म हुआ था, ठीक है। मतलब वर्ल्ड वापस से एक तरीके से क्लासिकल लिबरल की तरफ चला गया था। तो इनमें क्या हुआ था, ये ज़्यादा खतरनाक था क्लासिकल वाले से। क्यों, क्योंकि इसमें जो है वो प्राइवेटाइजेशन और ज़्यादा बढ़ गया है ना, एक तरीके से। और मतलब लोगों ने एक्सप्लेन करके प्राइवेटाइजेशन बताया, जैसे कि LPG रिफॉर्म हुआ हमारे पास, है ना। तो ये सारी जो चीज़ें हैं ये इस टाइम पीरियड में हुई। अगला अगर हम देखें सोशल लिबरल। सोशल लिबरल क्या है, जो अभी कंटेम्प्रेरी टाइम में चल रहा है। कंटेम्प्रेरी टाइम में क्या चल रहा है, न्यू लिबरल प्लस मॉडर्न लिबरल, तो इसको बोलते हैं सोशल लिबरल, ठीक है। और अभी के टाइम में आपको पता ही है कुछ प्राइवेटाइजेशन होती है, गवर्नमेंट इंटरवीन भी करती है और बाकी सारी चीज़ें भी करती है। ओके, तो नेक्स्ट चीज़ हम पढ़ते हैं लिबर्टेरियनिज्म, ठीक है। इसके ऊपर भी सेम क्वेश्चन आ चुका है, व्हाट इज लिबर्टेरियनिज्म एक्सप्लेन, ठीक है। अब इसमें क्या होता है लिबर्टेरियनिज्म में, हमने ऊपर भी देखा क्लासिकल लिबरल थ्योरी, उसमें क्या होता था कि वो कहते थे कि यार स्टेट को कब इंटरवीन करना चाहिए, है ना, या फिर स्टेट को तभी इंटरवीन करना चाहिए जब हमारे नेचुरल राइट्स के ऊपर खतरा हो, जो कि हम नेगेटिव लिबर्टी में भी कॉन्सेप्ट देखते हैं, ठीक है। तो लिबर्टेरियनिज्म क्या होता है, वो भी नाइट वॉचमैन स्टेट को डिनोट करता है, बट इसमें ये और एक स्टेप आगे जाते हैं, ठीक है। ये कहते हैं कि स्टेट को होना ही नहीं चाहिए, ये जो नेचुरल राइट वाला क्लॉज है ये भी नहीं होना चाहिए, कुछ नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो लिबर्टेरियनिज्म इज एन एक्सट्रीम एवोल्यूशन ऑफ क्लासिकल लिबरलिज्म एजर्टिंग दैट इंडिविजुअल लिबर्टी इज़ एब्सोल्यूट, कि आपके पास जो लिबर्टी है, फ्रीडम है, वो एब्सोल्यूट है। आपको कोई कुछ किसी चीज़ के लिए नहीं रोक सकता, आप किसी को जाके मार दो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो वही कि थेफ्ट, कॉन्ट्रैक्ट ब्रीचेस, बस इन चीज़ों के लिए थोड़ा वो है, मतलब मारना लिटरल सेंस मारना नहीं, लेकिन मतलब वैसे कि बिल्कुल जो एक्सट्रीम चीज़ होगी ना, बस उनके लिए स्टेट की प्रेजेंस है वहाँ पर। तो ये होता है लिबर्टेरियनिज्म। तो अब आपको आई होप ये चारों चीज़ें समझ आ गई होगी, और चारों किसी भी एक के ऊपर क्वेश्चन आता है आपको चारों चीज़ें लिख के आनी पड़ेगी, ठीक है, सेम तरीके से जो मैंने आपको ऊपर बताया। अब 2 चीज़ें और आती है, नेगेटिव लिबरलिज्म एंड पॉजिटिव लिबरलिज्म। नेगेटिव लिबरलिज्म होता है जो अभी हमने ऊपर देखा यहाँ पर, कि आपको मान लो कोई रोकने वाला है ही नहीं, वो हो गया नेगेटिव लिबरलिज्म। जैसे कि इसको अगर हम दूसरे एग्जांपल से देखें, मान लो मुझे अपने घर से मेरे कॉलेज जाना है, ठीक है, पेपर देने जाना है, रास्ते में बहुत सारा लगा है ट्रैफिक, ठीक है। अब इस ट्रैफिक की वजह से ना मैं हो जाता हूँ इस पेपर देने के लिए लेट। तो अब क्या गवर्नमेंट यहाँ पर आके ये हटा सकती है, ये जो ट्रैफिक है इनको रेगुलेट करना चाहिए। मान लो गवर्नमेंट रेगुलेट नहीं कर रही, तो क्या शो कर रहा है, तो ये शो कर रहा है नेगेटिव लिबरलिज्म। मतलब आपके पास फ्रीडम है जाने के लिए, बट आपको कुछ बीच में रोक रहा है, ठीक है, और गवर्नमेंट उसको हटा नहीं रही।
इसमें गवर्नमेंट का मतलब गवर्नमेंट की गलती है यहाँ पर, अगर ये जाम लग रहा है तो नहीं लग रहा है ना, तो इसलिए गवर्नमेंट इंटरवीन नहीं करेगी। ये होता है नेगेटिव लिबरलिज्म। दूसरा होगा पॉजिटिव लिबरलिज्म, कि मान लो यहाँ पे गवर्नमेंट ने अपने ट्रैफिक वाले जो पुलिस ऑफिसर्स है वो भेजो और यहाँ पे ट्रैफिक हटाया ताकि आप आराम से कॉलेज जा सको, तो इसको बोलते हैं पॉजिटिव लिबरलिज्म। मतलब गवर्नमेंट ने एक एफर्मेटिव एक्शन लिया, ठीक है, जिसकी वजह से आप जो है अपनी डेस्टिनेशन तक, आप अपने गोल तक आराम से पहुंच पाए। नेगेटिव लिबरलिज्म में गवर्नमेंट ने कोई एक्शन नहीं लिया। गवर्नमेंट ने बोला कि आप फ्री हो यहाँ तक जाने के लिए, अब आप कैसे भी जाओ, कितनी भी देर में जाओ, कैसे भी जाओ, कुछ भी करो, हमें फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। इसको बोलते हैं नेगेटिव लिबरलिज्म। दोनों कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना भाई, पेपर में क्वेश्चन आता है और अगर नहीं भी आता है तो लिबर्टी में आपको लिख के आने पड़ते हैं पॉइंट्स, ठीक है। अगले हम देखते हैं फंडामेंटलिज्म। अब देखो, फंडामेंटलिज्म, नेशनलिज्म, कंजर्वेटिविज्म, सारे बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। मैं आपको एक एक करके बताता हूँ। फंडामेंटलिज्म क्या होता है? देखो, आपने सुना होगा यार वो तो फंडामेंटलिस्ट है, ठीक है, वो नेशन तो फंडामेंटलिस्ट है। होता क्या एक्चुअली में? नहीं, फंडामेंटलिस्ट जो होते हैं वो अपने आप को ना एक तरीके से अलग कर लेते हैं बाकी लोगों से, ठीक है। जैसे कि हमने देखा ईरान का केस। अब ईरान में क्या हुआ, 1979 में वहाँ पर रिजीम चेंज हुआ और रिजीम चेंज होकर एक सेकुलर मॉडर्न गवर्नमेंट को चेंज करके आ गए फंडामेंटलिस्ट गवर्नमेंट, जिसमें उन्होंने बोला कि हम जो है हम ही सुपीरियर है, ठीक है, हमारा जो रिलीजन है, हमारे जो लोग हैं और हमारा जो कल्चर है वही सुपीरियर है रैदर देन हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। तो उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन चेंज करा और आ गए एक फंडामेंटलिस्ट गवर्नमेंट में। अब फंडामेंटलिस्ट में बोल तो रहा हूँ इतनी देर से, पर उसका एक्चुअल मतलब क्या होता है? उसका मतलब होता है एक पॉलिटिकल और सोशल रिलीजियस आइडियोलॉजी जहाँ पर वो अपने आप को एब्सोल्यूट क्लेम करते हैं, ठीक है, लिटरल एडहेरेंस टू सैक्रेड टेक्स्ट और कोर फाउंडेशन डोगमास, ठीक है। जैसे कि उनके जो कुरान हो गए और जो बाकी चीज़ें हो गई, उनको ही वो अपने सुप्रीम अथॉरिटी मानते हैं रैदर देन कॉन्स्टिट्यूशन वगैरह जो होते हैं, ठीक है। इसको बोलते हैं फंडामेंटलिज्म। मतलब ये थोड़ा एक्सट्रीम टाइप का हो गया, ठीक है, कि हम बिल्कुल अपने आप को अच्छा मान रहे हो, बाकी सबको ख़राब मान रहे हैं कि जो डेवलप है वो तो ख़राब है। ओके, तो चलो नेक्स्ट टॉपिक पर आते हैं, नेशनलिज्म के ऊपर, ठीक है। देखो, नेशनलिज्म क्या होता है? नेशनलिज्म बस एक आइडिया है, एक बिलीफ है जो लोग मानते हैं आपस में कि हम नेशनलिस्ट है, या फिर हम एक आइडियोलॉजी जो है नेशनलिज्म, वो एक यही डिनोट करती है कि कुछ लोग हैं, वो लोग आपस में एक दूसरे को इंटरकनेक्टेड मानते हैं, ठीक है, भले वो एक दूसरे से मिले ना हो। तो इसको अगर आप समझने की कोशिश करो, मान लो एक कम्युनिटी है, ठीक है, कम्युनिटी मतलब छोटी भी कम्युनिटी हो सकती है, बड़ी भी कम्युनिटी हो सकती है, क्योंकि नेशन भी छोटे बड़े दोनों हो सकते हैं। तो अगर हम यहाँ देखने की कोशिश करें तो एक कम्युनिटी है, उन वहाँ पे लोग मिले और उन्होंने एक लीडर बना दिया, ठीक है, और ये जो लीडर है अब ये सारे डिसीजन लेगा, कोई दिक्कत नहीं है, सबने एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट करा और एक लीडर बना दिया या फिर एक स्टेट बना दी, ठीक है। और इस स्टेट को ये सब बिलीव करते हैं कि स्टेट जो है हमारे फेवर में ही डिसीजन लेगी, ठीक है। इसी को बोलते हैं नेशनलिज्म, कि कलेक्टिव एक ग्रुप ने कलेक्टिवली एक वो लिया, डिसीजन लिया, एंड उसके बेसिस पर स्टेट को उसके ऊपर बिलीव अपना इस्टेब्लिश करा, ठीक है। तो अगर हम इसकी डेफिनेशन देखें, आइडियोलॉजी एंड पॉलिटिकल प्रिंसिपल होल्डिंग द पॉलिटिकल यूनिट द स्टेट मस्ट बी एंटायरली कॉन्ग्रुएंट एंड अलाइंड विद द नेशनल कल्चरल यूनिट, ठीक है। तो ये होता है नेशनलिज्म। अब इसमें अगर हम देखें तो दो टाइप के नेशनलिज्म आते हैं, सिविक नेशनलिज्म, एक एथनिक नेशनलिज्म। अगर आपने MPSC 003 का पेपर दिया है तो उसमें आपने देखा होगा रीजनलाइजेशन इन पॉलिटिक्स, ठीक है। जो आपने वहाँ पे चीज़ लिखी थी वही यहाँ पर है एथनिक नेशनलिज्म में, कि एक रीजन है, उन्होंने अपने आप को ही लिबरल मान लिया है कि हम ही फ्री है और हमारा जो कल्चर है वही नेशनलिज्म की भावना उनको जगाता है, ठीक है। और सिविक नेशनलिज्म जैसे हो गया, जैसे कि सारे लोग जो कलेक्टिव लोग हैं वो सारे लोग मिलकर नेशनलिज्म को, कॉन्स्टिट्यूशन को मानते हैं, ठीक है। तो ये दो डिफरेंसेस है। इसके अलावा एंडरसन्स एक थ्योरी है नेशनलिज्म की, वो कहते हैं कि ये बस एक इमेजिन कम्युनिटी है, ठीक है, जो लोग आपस में मिलते भी नहीं है उनके बीच में, जो कि एक अपना एक मेंटल हॉरिजॉन्टल कनेक्शन अपना शेयर करते हैं आपस में, ठीक है। तो बस कुछ नहीं है, एंडरसन की थ्योरी आपको पता होनी चाहिए जो ये कहते हैं। इसके अलावा एक एग्जांपल अगर हम देखा जाए तो देखो, छोटे छोटे बहुत सारे ग्रुप्स जो थे जब इटली यूनिफिकेशन हुआ, उन्होंने मिल के इटली को बनाया, ठीक है। तो ये भी एक नेशनलिज्म का एग्जाम्पल है, सिविक नेशनलिज्म का, ठीक है। तो ऐसे करके आप नेशनलिज्म के ऊपर भी क्वेश्चन लिख के आ सकते हैं। अगला आता है मल्टीकल्चरलिज्म यार फेयरली इज टॉपिक, हमने कई बार पढ़ा है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कई चीज़ें लिखी है, आर्टिकल 25 से लेकर 28 तक, 29, 30 हो गए माइनॉरिटीज़ के लिए, आर्टिकल 15, 16, 17, 18 यार, मतलब बहुत सारे आर्टिकल है, 18 तो नहीं चलो, बट 15, 16, 17 हो गए, ये सारे आर्टिकल जो ये सारे मल्टीकल्चरलिज्म को, अपना जो इंडिया का इतना डाइवर्स कल्चर है उनको प्रिजर्व करने के लिए, ठीक है। मल्टीकल्चरलिज्म होता क्या है? एक पॉलिटिकल पॉलिसी है, मतलब मल्टीकल्चरलिज्म में ऐसी चीज़ मान लो जैसे हमारी जो गवर्नमेंट है वो हमको रिकॉग्नाइज कर रही है मल्टीकल्चरलिज्म को, कि हमारे पास बहुत सारे डाइवर्स कल्चर है, बहुत सारे डिफरेंट ग्रुप्स है और उन सबका ध्यान रखना है हमको, ठीक है। तो वही आता है मल्टीकल्चरलिज्म के अंदर। इतनी कोई बड़ी बात नहीं होगी आपके लिए इस टॉपिक के ऊपर कुछ क्वेश्चन लिखना है, एक बड़ा क्वेश्चन, ठीक है।
अगला अगर हम देखें फेसिस्ट व्यू यहाँ आप छोड़ो, मैं आगे बताता हूँ। देखो फेसिज्म क्या होता है? फेसिज्म होता है एक टोटलिटेरियन कंट्रोल मतलब एब्सोल्यूट कंट्रोल, ठीक है। मतलब मान लो मैंने अपनी जो सारे राइट्स है मेरे, मैंने गवर्नमेंट को दे दिए, ठीक है, हमारी इंडियन गवर्नमेंट को दे दिए। चलो इंडियन गवर्नमेंट ने क्या था, मैं एक टाइम मानता हूँ 1940, ठीक है, और मैं एक पर्सन हूँ, सपोज़ करिए मेरा नाम है कुछ सोहन, ठीक है, और मैं रहता हूँ जर्मनी में। अब मैंने बोला कि यार मैं अपने जितने भी मेरे सारे राइट्स हैं ना, मैं सारे राइट्स अपने सरेंडर करता हूँ स्टेट को, ठीक है। तो स्टेट जो भी डिसीजन लेगी वो अच्छे के लिए ही लेगी मेरे, और मुझे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता मेरा कोई भी राइट हो, कुछ भी हो, ठीक है। सारी पावर जो है स्टेट के पास है, तो उसको बोलेंगे टोटलिटेरियन कंट्रोल, ठीक है। इसका अगर एक और चीज़ देखें, एवरीथिंग इज़ द इन द स्टेट, नथिंग आउटसाइड द स्टेट, नथिंग अगेंस्ट द स्टेट, ठीक है, कि मैं स्टेट के अगेंस्ट नहीं जाऊँगा, क्योंकि मैंने अपने सारे राइट्स जो है सरेंडर इसलिए करे हैं। एक अथॉरिटेरियन स्टेट होगी, एंटी रैशनलिस्ट स्टेट होगी जिसमें कोई रैशनैलिटी नहीं होगी, अल्ट्रा नेशनलिस्ट होगी जिसमें वही कि लोगों को लगेगा कि हमारी स्टेट ही एब्सोल्युटली करेक्ट है, ठीक है। तो ये जिसके लिए मैंने यहाँ पे सरेंडर करे थे वो थे हिटलर, ठीक है, जो कि नाजी पार्टी को बिलोंग करते थे, नाजिज्म को फॉलो करते थे, ठीक है। नाजिज्म क्या है? एक फेसिस्ट का ही एक टाइप है, ठीक है। ऐसे एक और आते हैं हमारे मुसलिनी, ये कब थे? ये इटली के टाइम पर थे, इटली में थे, मतलब उसी सेम टाइम पीरियड में, ठीक है। तो ये जो वर्ल्ड था, मतलब इस टाइम पे जो वर्ल्ड था वो फेसिज्म को लाइक जो यूरोपियन कंट्रीज थी उसको काफ़ी फॉलो कर रही थी, ठीक है, जिसकी वजह से हमारी वर्ल्ड वॉर 2 हुई। और अगर आपको उसकी स्टोरी पता है तो मेरे ख्याल से आपके लिए फेसिज्म कोई बड़ा टॉपिक नहीं होने वाला है, ठीक है। तो इसके ऊपर भी आप क्वेश्चन लेके आ सकते हैं। लास्ट टॉपिक अगर हम देखें तो ये कॉन्सेप्ट आता है ऑटोनॉमी का, ठीक है। ऑटोनॉमी क्या होता है? देखो ऑटोनॉमी होता है क्या आपके पास आपकी डिसीजन मेकिंग पावर है या फिर आप किसी और के इन्फ्लुएंस में है, ठीक है। अगर आपके पास अपनी डिसीजन मेकिंग पावर खुद की है तो आपके पास आपकी ऑटोनॉमी है, ठीक है। और पावर एजर्ट करने के लिए, मतलब पावर को यूज़ करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट 2 चीज़ें होती है, एक होती है ऑटोनॉमी, एक होती है अथॉरिटी। दोनों चीज़ें हम पहले देख चुके हैं, ऑटोनॉमी भी अथॉरिटी भी। ऑटोनॉमी क्या होती है? ऑटोनॉमी इज़ द कैपेसिटी ऑफ अ रैशनल इंडिविजुअल और कम्युनिटी टू मेक एन इन्फॉर्म्ड और अनकोर्स्ड डिसीजन सर्विंग एज द कोर ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन। मतलब आपके पास जो आपके पावर है आपको यूज़ करनी है, तो उसके लिए आपको आप खुद के आप अपने आप से पूछ के उसको यूज़ कर सकते हैं, या फिर आपको किसी और से पूछ के यूज़ करना पड़ेगा, ठीक है। अगर इंडिया के टर्म में इसको देखा जाए या फिर हम इसको पॉलिटिकल थ्योरी के टर्म्स में देखा जाए तो आप इसको कैसे डिफाइन करोगे? किस टर्म से डिवाइड करते हो? आप क्या बोलते हो इंडिया क्या है? अगर मैं इंडिया की ऑटोनॉमी जो है इंडिया के पास, उसको आप क्या डिफाइन कर सकते हो, ठीक है। तो अगर आप सोचोगे तो आपको पता होगा उसको हम सॉवरेनिटी बोलते हैं, ठीक है। इंडिया सॉवरेन है। इंडिया सॉवरेन का मतलब क्या है? इंडिया को कोई और कंट्री कंट्रोल नहीं कर रही, ठीक है। इंडिया को अगर कोई डिसीजन लेना है तो इंडिया अपना खुद का डिसीजन खुद ले सकता है, इंडिया को किसी और के ऊपर डिपेंड करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो यही आता है कलेक्टिव ऑटोनॉमी, कि इंडिया के पास कलेक्टिव ऑटोनॉमी है, मतलब सॉवरेनिटी है, ठीक है, कि डेमोक्रेटिक राइट ऑफ कम्युनिटीज और नेशन टू एब्सोल्यूट सेल्फ गवर्नेंस फ्री ऑफ फॉरेन एंड और इंपीरियल डोमिनेशन, ठीक है। तो आपको समझ आ गया हुआ ये भी। इंडिविजुअल ऑटोनॉमी क्या होता है? इंडिविजुअल के लेवल पर सेम चीज़, ठीक है। तो यही था आज के टॉपिक्स। इसके अलावा देखो रिवीजन एक ना, मैं अभी यहाँ पे कुछ न्यू ट्राई करने वाला हूँ। अगर आपने सारा सिलेबस पढ़ रखा है तो आप यहाँ पे रुक सकते हैं। अगर आपने नहीं पढ़ रखा तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा यार पहले ना सारा आप सिलेबस पढ़ के आएँ, और अगर आप चाहते हैं नेक्स्ट मुश्किल से 4 to 5 मिनट्स में आपके लूँगा, एंड एक बार हम थोड़ा अलग तरीके से रिवीजन करने की कोशिश करेंगे जिससे आपको एग्जाम में हेल्प मिलेगी, आपको सोचने में हेल्प मिलेगी एग्जाम में, ठीक है। आप डायमेंशंस खोल पाएंगे और बाकी सारी चीज़ें कर पाएंगे। तो 1 मिनट में विंडो सेट कर लेता हूँ, फिर हम शुरू करते हैं, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन, अब हमने अभी पॉलिटिकल थ्योरी पढ़ा, तो क्या आपको तीनों डायमेंशन याद है जो हमने पढ़े? अगर याद है तो आप बताइए उनमें से। चलो एक मैं बताता हूँ, हमने पढ़ा था पॉलिटिकल हिस्ट्री, आप बाकी 2 डायमेंशन बताइए। चलो आई होप आपने अब तक बता दिए होंगे। तो एक हमने पढ़ा था पॉलिटिकल हिस्ट्री, एक पढ़ा था पॉलिटिकल फिलोसफी, एक पॉलिटिकल साइंस। तो बताइए पॉलिटिकल साइंस और पॉलिटिकल थ्योरी की जगह हम पॉलिटिकल साइंस की यूज़ नहीं करते। हाँ चलो आई होप अब तक आपने बता दिया होगा। तो पॉलिटिकल साइंस हम इसलिए यूज़ नहीं करते क्योंकि ये साइंस जो है वो यूनिवर्सल है ना, जैसे ग्रेविटी है वो हर जगह यूनिवर्सल रहती है, और इसी वजह से कि पॉलिटिकल थ्योरी जो है वो कभी यूनिवर्सल नहीं हो सकती, हर जगह इवॉल्व होकर यूज़ होगी। अगला एग्जांपल अगर मैं आपसे पूछूं तो व्हाट इज़ डायरेक्ट डेमोक्रेसी? चलो आई होप आपने बता दिया होगा। डायरेक्ट डेमोक्रेसी तो ईजी है। डायरेक्ट डेमोक्रेसी इज अ सिस्टम वेयर सिटीजन वोट डायरेक्टली ऑन लॉज एंड पॉलिसीज रेदर देन इलेक्टिंग रिप्रेजेंटेटिव टू मेक डिसीजन फॉर देम, ठीक है। मतलब क्या होता है, जैसे कि मान लो डायरेक्ट डेमोक्रेसी में क्या हुआ, गवर्नमेंट ने एक डिसीजन लिया, ठीक है, इस डिसीजन के ऊपर अब पब्लिक वोट करेगी, ठीक है। अगर ये पब्लिक ने वोट करके पास कर दिया तो पास हो जाएगा, नहीं कर पास करा तो लैप्स हो जाएगा जो है, ठीक है।
क्या इंडिया डायरेक्ट डेमोक्रेसी है, ये अगला क्वेश्चन है, ठीक है। इंडिया जो है क्या डायरेक्ट डेमोक्रेसी है? चलो आई होप आपने बता दिया होगा कि इंडिया डायरेक्ट डेमोक्रेसी नहीं है। तो अब इंडिया कौन सी डेमोक्रेसी है, सोच के बताइए। अगर आपने इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी बोला है तो देखो वो एक्चुअली इनकरेक्ट टर्म है। इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी नहीं है, इंडिया है रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी, ठीक है, जिसमें जो है हम एक रिप्रेजेंटेटिव अपना सेलेक्ट करते हैं, मतलब इलेक्ट करते हैं और वो हमारा डिसीजन लेता है, ठीक है। अगला हम देखते हैं नेगेटिव एंड पॉजिटिव लिबरलिज्म। क्या होता है पॉजिटिव एंड नेगेटिव लिबरलिज्म? एक एग्जांपल के साथ सोच के बताना। चलो, तो नेगेटिव लिबरलिज्म जो होता है वो उसको हम क्लासिकल लिबरलिज्म भी कहते हैं, जिसमें हम काफ़ी कम स्टेट इंटरवीन करती है ना, फ्री फ्रॉम एक्सटर्नल रिस्ट्रेंट जो होता है जिसके अंदर, वो सब चीज़ें। पॉलिटिकल लिबरलिज्म जो हम मॉडर्न टाइम में देखते हैं, थोड़ा सोशल टाइप का है ना, एफर्मेटिव एक्शन लेते हैं, फ्रीडम टू अचीव वंस पोटेंशियल, जिसमें गवर्नमेंट भी इंटरवीन करेगी। अगला हम देखते हैं मार्क्सिस्ट थ्योरी ऑफ क्लास वॉर। अब ये थोड़ा देखो टफ क्वेश्चन हो सकता है आपके लिए, अगर आपको थ्योरी पता है तभी बता सकते हो। चलो देखते हैं। मार्क्सिस्ट थ्योरी ऑफ क्लास वॉर कहती है कि दो क्लास है, बोर्गेस क्लास एंड प्रोलेटरेट क्लास, ठीक है। मतलब एक एक्सप्लॉइटिंग क्लास है, एक एक्सप्लॉइटेड क्लास है। तो जो एक्सप्लॉइटिंग क्लास है वो कैपिटलिस्ट क्लास है ना, और वो इस प्रोलेटरेट क्लास जो मतलब इस ये क्लास जो है कौन सी क्लास है, वर्कर क्लास है, वर्कर्स की। तो जो एक्सप्लॉइटिंग क्लास है वो एक्सप्लॉइट करती है वर्कर क्लास को, ठीक है। और इसको मार्क्स कहते हैं कि इन लोगों को प्रोटेस्ट करना चाहिए और एक ऐसी सोसाइटी बनानी चाहिए जो स्टेटलेस सोसाइटी हो, ठीक है, जिनका कोई लीडर ना हो। ओके, सो फिफ्थ एंड द लास्ट क्वेश्चन, कोई भी 4 टाइप के आप राइट्स सोच के बताइए। जैसे मैं एक चलो बताता हूँ, नेचुरल राइट्स, ठीक है, बाकी कोई भी 3 टाइप के राइट्स सोच के बताइए। चलो और भी 4 बता सकते हैं वैसे। चलो आई होप आपने सोच लिया होगा अब तक। तो 4 टाइप के राइट्स हो गए, फंडामेंटल राइट्स या फिर ह्यूमन राइट्स, लीगल राइट्स, पॉलिटिकल राइट्स एंड सिविल राइट्स, ठीक है। अच्छा, सिविल राइट्स से याद आया, सिविल सोसाइटी एक बार आप पढ़ के ज़रूर जाना है ना। सिविल सोसाइटी के ऊपर एक क्वेश्चन आ जाता है, एक आध बार आ चुका है कि सिविल सोसाइटी का रोल क्या है डेमोक्रेसी में या फिर स्टेट डेवलपमेंट में। बाकी नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए, क्या लीगल राइट्स जो है वो स्टेट आपसे छीन सकती है? तो हाँ, छीन सकती है, ठीक है। क्यों? क्योंकि स्टेट्स ने ही वो अपने लॉज के या फिर रूल्स के थ्रू बनाया हो, ठीक है। तो आई होप आपको ये हो सकता है पसंद आया हो, बाकी आप बता दीजिएगा कमेंट में। देखो मेरा मोटिव क्या था चीज़ करने का ना, जैसे हम पेपर देने जब बैठते हैं तो पेपर देने बैठते टाइम हम पॉलिटिकल थ्योरी हमको याद है, मान लो हमको पॉलिटिकल थ्योरी का मीनिंग भी याद है, हम क्या भूल जाते हैं, हिस्ट्री भूल जाएंगे कि पॉलिटिकल हिस्ट्री हमने पढ़ा था या फिर पॉलिटिकल फिलोसफी या पॉलिटिकल साइंस पढ़ा था, ठीक है। तो ये जो चीज़ है ना कि हम भूल गए, डायमेंशन भूल गए पेपर के टाइम पे, या फिर डायरेक्ट डेमोक्रेसी तो याद है बट इंडिया की कौन सी डेमोक्रेसी ये भूल गए है ना, या फिर नेगेटिव पॉजिटिव लिबरलिज्म क्या हमको कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी है या नहीं है वहाँ पर, ठीक है। अगली चीज़ मार्क्सिस्ट थ्योरी ऑफ क्लास वॉर, या आप हर क्वेश्चन के अंदर लिख के आ सकते हैं मार्क्सिस्ट थ्योरी ऑफ क्लास वॉर, क्योंकि इंडिया के अंदर आप ये चीज़ काफ़ी देखते हैं कि कैपिटलिस्ट क्लास जो है वो जो हमारी वर्कर क्लास है उसको एक्सप्लॉइट करती है, ठीक है। तो ऐसे एग्जांपल आप यूज़ करके आ सकते हैं। तो यही था यार आज की वीडियो में, थोड़ी लंबी वीडियो हो गया, आई नो, कुछ 20-22 मेरे ख्याल से मिनट की हो गया अभी वीडियो। तो ये आप MPS मैट्रिक्स को सब्सक्राइब कर सकते हैं अगर आपको पसंद आया तो, बाकी कोई बात नहीं, ऐसा कुछ वो भी नहीं है। बाकी तो यही सब था यार, आपका कल एग्ज़ाम है, आपको ऑल द बेस्ट। एंड तो यही सब था, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।